जय जोहार, जय हिंद। 100 डे CGPSC चैलेंज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कर रहे हैं 38 डे और सोशोलॉजी समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। और आज देखेंगे जो समाज में जो स्ट्रैटिफिकेशन है, जो इस स्तरीकरण है, उसके बारे में। और उसके साथ साथ जो सोशल जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक तो बेसिक हम लोग आज जो पढ़ेंगे, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है या फिर जो सामाजिक स्तरीकरण है, उसमें हमारे जो देश में एक इम्पोर्टेंट जो फीचर जो बना है वो है जाति व्यवस्था, जो कि कभी जाति नहीं। और ये इतना इनजस्टिस सिस्टम है, उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा, वर्ग व्यवस्था, क्लास व्यवस्था। और जब समाज में जाति है और वर्ग है तो उसके बीच में आपस में कैसे संबंध होता है। कुछ जगह पे सहयोग दिखता है, कुछ जगह पे संघर्ष दिखता है, और कुछ जगह पे कंपटीशन दिखता है। तो ये सब चीज़ पढ़ेंगे। ये हमारे समाज का एक इम्पोर्टेंट जो फीचर हो गया है वो है क्या? जाति। ठीक है। और उससे पहले हम लोग, कोई भी समाज है दुनिया के कहीं पे भी जब बनते हैं तो कुछ लोग प्रिविलेज, पावर या कोई एक इम्पोर्टेंट अस्तित्व अपना बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए पूरा एक सिस्टम में बांटते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेटिफाइज करते हैं। और ये किस लिए जो क्रमबद्ध करते हैं, हो सकता है कि कोई ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, हो सकता है संसाधन का वितरण करने के लिए, शक्ति का जो वितरण हो गया उसके लिए, या तो फिर जो स्टेटस प्रतिष्ठा है वो अपने पास रखने के लिए। तो इस टाइप से कई बार ये जो वितरण है वो क्रिएट क्या करता है, असमानता क्रिएट करता है। ठीक। और ये लगभग लगभग सभी जितने भी समाज हैं दुनिया के सब जगह पे पाया जाता है। ठीक है। भारत में अगर देखें तो जाति व्यवस्था एक है। अगर इंडस्ट्रियल कंट्री देखेंगे तो वहाँ पे वर्ग है, क्लास सिस्टम है। ठीक है। वेस्ट में स्टेट सिस्टम था। अगर फ्रांस की क्रांति, यहाँ पे स्टेट क्या पढ़ते हैं। और वहाँ पे देखेंगे तो हम लोग का जैसे जाति व्यवस्था है, वहाँ पे दास प्रथा से स्लेवरी था। ये अमेरिकन सोसाइटी। अगर हम लोग देखते हैं भारत में जो व्यवस्था जो डेवलप हुआ, जाति व्यवस्था बाद में, स्टार्ट में तो वो वर्ण व्यवस्था था। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि संसाधन और पावर आने के कारण, आज पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण है जिसके कारण वो एक जटिल व्यवस्था बन जाएगी। और जो जाति व्यवस्था है वो जन्म के आधारित होना शुरू हो गया। ठीक है, वंशानुगत होना शुरू हो गया। और इसमें अंतः विवाह समूह, मतलब क्या है कि जो शादी है सेम गोत्र में, इंडोगैमी प्रैक्टिस होना शुरू हुआ। और ये इस व्यवस्था में हमको पता चलता है कि जो विवाह है जो है एक ही गोत्र में होता है, लगभग एक पेशा टाइप के। और उसमें भोजन और सामाजिक संबंधों को रोक के रखता है ये जाति व्यवस्था। और यहीं पे ही क्रिटिसिज्म स्टार्ट भी होता है। लेकिन ये हमारे जो हिंदू समाज है उसका एक इम्पोर्टेंट व्यवस्था है जो कि आज भी हमें दिखता है। अगर इसकी विशेषताएं देखा जाए तो ये जन्म आधारित है। उसके बाद इंडोगामी है। उसमें क्या है, इसमें उच्च और नीच की भावना है। ठीक है ना, श्रेणीबद्ध है। अगर देखेंगे तो ब्राह्मण ऊपर हैं, उसके नीचे क्षत्रिय हैं, उसके बाद शूद्र हैं, वैश्य हैं, उसके बाद जो चांडाल बोलते हैं वो अबन है। ठीक है ना, ऐसे ही पूरा व्यवस्था था। और इसमें व्यवसायिक विभाजन भी है। अगर देखा जाए तो एक लेबर का भी डिवीजन है। ठीक है ना, ये क्या है कि व्यवसायिक विभाजन भी है। कुछ कुछ जो कार्य है वो कुछ कुछ वर्ग करते हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि भोजन और सामाजिक संबंधों पर पाबंदी है। जो एक जो कास्ट है, जाति है, उसी में ही शादी करते हैं, उन्हीं के साथ खाना पीना करते थे पहले। अब क्या हो गया कि अनटचेबिलिटी को और खाना पीना अब कर लेते हैं। और इसमें शुद्धता और अशुद्धता का कॉन्सेप्ट है, धारणा है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी। जैसे कि होता है ना, क्या खाना है नहीं खाना है। ठीक है ना, वो भी आपको देखा जाएगा तो जाति व्यवस्था पे के मूल से ही आता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जाति का जो व्यवस्था का है वो कहाँ से उत्पत्ति होता है, तो डिबेटेबल है कहाँ से होता है। लेकिन एक जो है धार्मिक जो सिद्धांत के हिसाब से, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो 10वां अध्याय है, पुरुष सूत्र, वहाँ पे वर्ण व्यवस्था की कल्पना की गई थी, जो लेटर स्टेज में जाके जाति व्यवस्था बन जाती है। दूसरा दूसरा जो है नस्लीय सिद्धांत है, जैसे कि जो आर्य और आर्य वाले जो एक कॉन्सेप्ट है, जो आर्यन थ्योरी है वहाँ से भी आता है। तीसरा जो है राजनीतिक सिद्धांत के रूप में क्या पता चलता है कि कुछ जो समाज के या फिर वर्ण के या फिर कुछ जाति के पावर अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये व्यवस्था को बना के रखना चाहते हैं प्रभुत्व की करने हेतु। ठीक है ना, जाति व्यवस्था को बना के रखते हैं। और कुछ है व्यवसायिक सिद्धांत भी है, श्रम का जिसमें विभाजन होता है। तो ये अलग अलग सिद्धांत है। और अभी जो है
कार्यात्मक सिद्धांत भी होता है, समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए, एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ये फंक्शनल सिद्धांत है। तो अलग अलग सिद्धांत पढ़ना रहता है हमको कि उत्पत्ति कैसे होता है, क्या जाति है, रिजिड है या परिवर्तन होते रहता है। तो इसको पढ़ेंगे तो परिवर्तन भी होते रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज था जहाँ पे परिवर्तन होता था, फ्लेक्सिबिलिटी था जब वर्ण व्यवस्था था। इनिशियल स्टेज में भी ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी था, ऐसा कोई रिजिड कॉन्क्रीट नहीं था कि ये जाति है तो फिर उसका वंशानुगत, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो एक कठोर होते जाता है। लेकिन जो एम एन श्रीनिवासन है, एक चिंतक हैं, लेखक हैं, उन्होंने संस्कृतिकरण की बात कही थी। उसमें ये बताया था कि जो जाति व्यवस्था में भी क्या होता है कि जो उच्च जाति है उसको जो निम्न जाति वाले हैं कॉपी करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या है कि जो वेस्टर्नाइजेशन के कारण भी इसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है ना, इसमें परिवर्तन हुए। जैसे कि शिक्षा शिक्षा आपको मिल जाता है तो आप क्या है कि अपने मर्जी से शादी कर लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ खाना पीना कर लेते हैं, एक अलग समाज बना सकते हैं। कानून आने के कारण, जैसे कि जो अभी हम लोग के कानून आने के बाद बहुत ज़्यादा जो उसमें जो जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता था, अनटचेबिलिटी, उसको खत्म कर दिया गया है। और आधुनिक मूल्य जैसे जैसे आते गया है तो हम एक आदमी को आदमी समझ रहे हैं, उनको किसी लेयर में नहीं देख रहे हैं। तो जाति व्यवस्था बहुत अमानवीय है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत में ये जो जाति व्यवस्था है इस टाइप का है कि लोग इसमें गर्व महसूस करते हैं। जैसे कि कोई भी जाति है अपने नीचे एक ऐसा जाति को खोज लेता है जिसके के थ्रू वो बोलता है कि मैं एटलीस्ट उससे ज़्यादा मेरा स्टेटस अच्छा है, या फिर मेरा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जाति मैं हूँ। और उसमें जो तो ये जो गरिमा का जो लाइन है वो इसको थोड़ा सा अमान्य बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नगरीकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, जाति का बंधन थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। आज जब हम लोग स्कूल कॉलेज में जब जाते हैं तो हम नहीं पूछते कि कौन सा जाति का है, कौन सा धर्म का है। ये देखते हैं कि एक ह्यूमन है कि नहीं, ह्यूमनाइजेशन आते जा रहे हैं नगरीकरण आधुनिकीकरण से। लेकिन जाति का राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। पता नहीं चलता भारत में कि जाति का राजनीतिकरण हुआ है कि राजनीति में जाति जाति आ गई है। तो दोनों के बेस में यहाँ पे काम हो रहा है। और उसमें देखेंगे चुनाव में बहुत ज़्यादा मुद्दा उठता है जिसमें जाति में अलग अलग जाति वाले अपना आरक्षण मांग रहे हैं, ये बात रहता है। और जातिगत गणना के हिसाब से कैंडिडेट को देते हैं। और आज जैसे कि देखा जाए, आज क्या है कि अगर इंडिया में देखा जाए तो पूरा पॉलिटिक्स ओबीसी पॉलिटिक्स चल रहा है। आज हर एक चीफ मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर भी ओबीसी ओबीसी जाति के हैं बोलते हैं। तो इस टाइप का एक जाति व्यवस्था है जो कि हमारे देश से कभी जाती नहीं है। और उसको अगर देश सबसे बेहतरीन बनाना है तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करना पड़ेगा। और वो एक पहला माइलस्टोन होगा देश को। राजनीतिक तौर पे हमको तो आज़ादी मिल गई है, लेकिन सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे तब मिलेगी जब हम लोग इस व्यवस्था को पूरी तरह त्याग देंगे। ठीक। नेक्स्ट जो व्यवस्था है उसको वर्ग व्यवस्था बोलते हैं, जिसमें क्लास व्यवस्था होता है। क्लास का जो आधार होता है धन के हिसाब से हो सकता है। ठीक है ना, आप गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हो, पैसा के प्रोफेशन के हिसाब से आपका क्लास हो सकता है। ब्यूरोक्रेट लोग हैं, आईएएस लोग का एक अलग क्लास होता है, आईपीएस लोग का अलग, छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी से जाता है उनका अलग क्लास होता है। ठीक है ना, ऐसे बना दिया गया है तो एक क्लास। दूसरा आय के हिसाब से, आप कितने कमाते हैं उसके हिसाब से आपका एक क्लास बनेगा। ठीक है ना, एक वर्ग बनेगा, शिक्षा और शक्ति के आधार पर बनता है। और लेकिन जैसे कि कास्ट व्यवस्था एक क्लोज सिस्टम था, ये ओपन सिस्टम है। इसमें एक जगह से दूसरे जगह फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आना जाना शुरू कर सकते हैं और एक दूसरे को रिकॉग्नाइज भी कर देते हैं। जैसे ही उस पद में पहुंच जाओगे आप भी उस क्लास का हिस्सा बन जाते हो। दूसरा जो है वर्ग व्यवस्था है, उसमें की विशेषता बताएं तो ये क्या है कि अचीव स्टेटस है, इसको अचीव किया जा सकता है। ये खुला प्रणाली है, कोई भी आ सकता है जा सकता है, जैसे ही अचीव कर दिए आप उसके मेंबर बन गए। आधार क्या होता है, शिक्षा व्यवसाय है। ठीक है ना? और इसमें लेकिन जो असमानताएं होती है, जैसे कि जाति व्यवस्था में तो असमानताएं तो सोशल ऑर्डर पे दिखते ही रहता है, क्योंकि आप कोई ना कोई एक नीचे जाति को खोज ले रहे हो। ठीक है ना, एक असमानता आपको दिखता है एक मानसिक रूप से भी। लेकिन अगर वर्ग व्यवस्था में क्या होता है, रिलेटिव आपको असमानता दिखता है। ठीक है ना, आज कभी भी राजा रंग बन जाते हैं, इस टाइप का होता है ना। तो इसमें क्या है कि रिलेटिव है, सापेक्ष तरीके से। और ये समाज में गतिशील है। ठीक है ना, ऊपर नीचे दोनों जगह पे मिल जाता है आपको। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में ये सबसे ज़्यादा जो है मार्क्स और वेबर का जो एक कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना पड़ता है। जो जो इंडस्ट्रियल सिस्टम में जब क्लास सिस्टम बनता है तो फिर जो वर्ग का उत्पन्न होता है ये कार्ल मार्क्स बोलते हैं। और उसके हिसाब से जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये है कि जिसके थ्रू आप
अर्थव्यवस्था और पैसा बनाएंगे वो क्या है कि बुर्जुआ लोग कंट्रोल करके रखे हैं, मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, जो पूंजीपति जिसको बोलते हैं। लेकिन जो सरवारा है, मजदूर है, वो पूरा काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि उसको क्या नहीं मिल रहा है, उसको उतना बस वेज मिल रहा है। पूरा प्रॉफिट कौन ले जा रहा है? पूंजीवादी। ठीक है ना? तो उसके लिए बताया, तो इसके लिए ये बोला है, कार्ल मार्क्स बोलता है कि संघर्ष तो होगा ही। क्या होगा? संघर्ष होगा ही। जो जिसके पास है और जिसके पास नहीं है उनके बीच तो संघर्ष होना ही है, और वो समाज का परिवर्तन वहां से स्टार्ट होगा बोलता है। वैसे दूसरा है वेबर है, मैक्स वेबर है, वो बोलते हैं कि वर्ग, दर्जा, जो स्टेटस है, और शक्ति, पावर मिला के ये लोग क्या है कि बहुत ज्यादा दृष्टिकोण लेके आते हैं। इसमें क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा बोलते हैं, ये बहुयामी। ठीक है ना, नंबर ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिनरी बोलते हैं, और मल्टीपल व्यू बोलते हैं, कि इसके कारण कोई शक्ति में ऊपर नीचे होता है, एक अलग से आप जीने का तरीका हो सकता है बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में अगर हम लोग वर्ग को बताएंगे, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा का वर्ग, जैसे कि आईआईटी एनआईटी का एक अलग सा क्लास दिखता है ना, एम्स वाले का। ठीक, उसके बाद क्या एनआईटी वाले का अलग का, जीसी वाले का अलग रहता है, या फिर जो आर्ट्स वाले का अलग रहता है, इंजीनियरिंग वाले का अलग दिखता है। दूसरा है नौकरी में इसके कारण क्या है कि एक नया वर्ग उदय होता है, नया क्लास स्टार्ट होता है जो इस टाइप का। अभी जैसे कि जिसको आईटी आता है, या फिर अभी बोले जाए तो इन्फ्लुएंसर लोग का एक नया क्लास हो रहा है। जेन जनरेशन वाले में जो इन्फ्लुएंसर क्लास है, उसका नया उभर के आ रहे हैं, तो उनका भी एक क्लास बनते जा रहा है। और स्पेशली आईटी के क्षेत्र और उदारीकरण, जो एलपीजी रिफॉर्म होने के बाद नए क्लास यहाँ पे बन रहे हैं, नए वर्ग बन रहे हैं। और कभी कभी लगता है कि जाति और वर्ग में ओवरलैपिंग भी दिखता है भारतीय समाज में, क्योंकि हमको दिखता है कि जो नया वर्ग बन रहा है आईटी, वो जनरली जो ऊपर जाति के ही हैं। ठीक है ना, जिसके पास संसाधन है, एक नया चीज दिखते रहा है। तो भारत में क्या है कि वर्ग और जाति ओवरलैपिंग करते हुए दिखता है, उसके बारे में पढ़ना। दूसरा, जो सामाजिक जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो हम लोग में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति और समूह, जब हम लोग ने सेकंड क्लास में देखे था व्यक्ति और समूह में कैसे रिलेशन है, कैसे करके समाज एक दूसरे से बातें करता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस में भी देखे थे कि पहले फैमिली से स्टार्ट होता है, फिर स्कूल से, कॉलेज से, फिर नौकरी में जाते हैं, तो वहाँ पे सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो ये जो समाज में ये जो जाति है या फिर जो वर्ग है, उसके थ्रू आपको क्या हो सकता है, या तो फिर ये कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है दोनों, जब एक ग्रुप मिलते हैं जुलते हैं ये, या फिर ये जो वर्ग मिलते हैं जुलते हैं, या तो फिर वो कोऑपरेट भी कर सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं। तो कहीं कहीं पे जगह पे हम लोग को सहयोग करते हुए दिखते हैं, कहीं कहीं पे जगह पे हम लोग को संघर्ष करते हुए देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए, सहयोग कहाँ पे करते हुए नजर दिखते हैं इस वर्ग में और जाति में, जब आप परिवार के अंदर रहोगे तो जनरली आपको प्राथमिक जो है कि सहयोग नजर आएगा। गांव में जाओगे तो आपको सहयोग नजर आएगा। द्वितीय, जन संगठन क्षेत्र में भी आपको देखोगे तो सहयोग, और संस्था में भी, जैसे कि हमारे एनजीओ है ना, यहाँ पे भी हम लोग को सहयोग नजर आता है, चाहे कोई भी जाति हो, कोई वर्ग की हो। ठीक। और तीसरी, राष्ट्रीय स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे भी देखेंगे, तो वहां पे भी क्या है, आपको सहयोग नजर आता है, क्योंकि एक देश तो हम लोग मानते हैं ना, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, वहाँ पे हम लोग को सहयोग नजर आता है। लेकिन संघर्ष भी हम लोग को दिखता है। संघर्ष कैसे दिखता है हम लोग को, कि आपका लक्ष्य, अलग अलग लोगों का, अलग अलग जो ग्रुप है, अलग अलग समूह का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। किसी के लिए किसी गांव में रोड बस आ जाए वो बहुत बड़ा चीज़ है, किसी के लिए एक सिटी बन जाए वो बहुत बड़ा चीज़ है, किसी के लिए बिजली हमेशा रहे वो बहुत बड़ा चीज़ रहता है। तो अलग अलग समूह, अलग अलग वर्ग, ठीक है, गांव के अंदर में ही या फिर शहर के अंदर में ही, ठीक है, ये संघर्ष भी दिखता है। और जब बात आती है व्यक्तिगत बनाम समूहित की, तो यहाँ पे भी हम लोग को संघर्ष दिखता है। साथ में कुछ हिंसक भी हो सकते हैं, कुछ अहिंसक भी हो जाते हैं। ठीक है, कई सारे जो खड़ी चौक के आसपास में लड़ाई हो गया था, समझ, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग जाति के यहाँ पे, ठीक है ना, दिखते हैं। या फिर कहीं पे भी मजदूर वाले संगठन है, ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग को दिखते हैं कि मजदूर वाले लोग हड़ताल कर रहे हैं। आपको हड़ताल जहाँ पे नजर आ रहे हैं वो अपना पीड़ा बता रहे हैं, जहाँ पे आंदोलन नजर आ रहे हैं वहाँ पे वर्ग का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। किसान वर्ग है, हम लोग के लिए यूरिया नहीं मिल रहा है जो, ठीक है, उसके लिए वो किसान आंदोलन कर रहे हैं, महिला लोग आंदोलन करते हैं, या फिर जनजाति लोग आंदोलन करते हैं। तो आपको क्या है कि वर्ग का जो है या फिर जाति का आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। अगर इसमें, और तीसरा चीज प्रतिस्पर्धा भी दिखता है हम लोग को, जाति और वर्ग में हम लोग को जब सोशल प्रोसेस देखेंगे तो प्रतिस्पर्धा भी दिखता है। जैसे कि अभी जो बोले ना कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सीएम कौन बन रहा है? ओबीसी बन रहा है।
मतलब एक ओबीसी में एक कंपटीशन चल रहा है, ओबीसीओं के भी अंदर कंपटीशन चल रहा है, या तो फिर जो एससी समुदाय है या फिर लोअर एसटी समुदाय है उनका भी चेहरा उभरते हुए निकल के आ रहा है। तो क्या है कि जो है प्रतिस्पर्धा भी हो रहा है, पॉजिटिव वे में भी हो रहा है, नेगेटिव वे में भी हो रहा है। प्रतिस्पर्धा के कारण ही तो हम लोग बोलते हैं ना, कुछ समुदाय क्या बोलते हैं, आरक्षण को बंद करो। ठीक है ना, आरक्षण बंद करो, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में उन लोग को लगता है कि डाउट हो, वो हो रहा है कि हाँ, कि आरक्षण ज़्यादा हो गया है तो हम लोग को अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं, लिखे कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। तो आर्थिक रूप से भी प्रतिस्पर्धा होता है, शैक्षणिक रूप में भी प्रतिस्पर्धा होता है, राजनीतिक रूप में ही, और सांस्कृतिक रूप में भी प्रतिस्पर्धा हो रहा है। ठीक है ना, आप गणेश उत्सव इस बार जाके देखे होंगे, तो अलग अलग लोग अलग अलग लेवल का डीजे बना के लेके आ रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा तो कर रहे हैं ना, चाहे जाति हो या क्लास हो। ठीक है ना, जनरली हम लोग जब देखते हैं तो व्यापारी संघ का जो गणेश जी है बहुत अच्छा दिखता है, उसमें सोने का मुकुट निकलता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या है कि वो प्रतिस्पर्धा नजर आती है, दिखती है। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग वही देखें कि एक हर एक समाज में दुनिया के स्ट्रेटिफिकेशन है। ठीक है ना, इस तरीकरण है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे जो समाज में जो है पुनर्जागरण के कारण जो यूरोप में वो कम हो गया, बहुत कम हो गया। अपने इंडिया में जो जाति व्यवस्था है वो अभी भी बचा हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के पास आधुनिक मूल्य जाएंगे, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और उसमें जो है जाति और दूसरा वर्ग देखें, वर्ग और जाति की व्यवस्था के बारे में हम लोग ने देखा। उसके बाद वो लोग किस टाइप से एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं या प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उसके बारे में देखा। और भारत में दोनों तरह के व्यवस्था है, पॉजिटिव भी है, कास्ट पॉजिटिव ही फैक्टर है, नेगेटिव ही फैक्टर है। पॉजिटिव फैक्टर क्या है कि पॉलिटिकल में मोबिलाइज करने के लिए, पहचान देने के लिए सबके पास पहुंच तो रहा है, एटलीस्ट लोगों को पता तो चल रहा है कि मेरे पास भी कुछ राइट है, मेरे समूह में भी कुछ है, कुछ आइडेंटिटी है। नेगेटिव चीज़ क्या होता है, जब उसमें कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, हिंसा हो जाता है, तो नेगेटिव हो जाता है। तो दोनों फीचर हैं इसके। तो अब हम लोग ने पढ़े, उसके बाद हम लोग जो मेंस का जो प्रैक्टिस है वो करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडोगैमी। ठीक, जो अंतः विवाह क्या है, जो सहगोत्र जो विवाह होता है वो क्या है, लिखना है आपको, 2 नंबर में प्रैक्टिस करना है। दूसरा बताना है कि जाति व्यवस्था के 4 विशेषताएं बताइए, जो जाति व्यवस्था भी जो है उसकी विशेषता बताना है। तीसरा जो है, संस्कृतिकरण को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाइए। जो संस्कृतिकरण होता है उसको समझाना है आपको। 10 नंबर में ये है क्वेश्चन, वर्ग संबंधी मार्क्स और वेबर के विचारों का मूल्यांकन। जो क्लास है, इवोलेट द मार्क्स एंड वेवर्स व्यू ऑन क्लास, इवोलेट करना है। नेक्स्ट जो 15 नंबर में आपको प्रैक्टिस करना है उसमें है भारतीय सामाजिक जीवन में सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा की परस्पर भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए। या फिर आप लिख सकते हैं, समकालीन भारत में जाति एवं वर्ग की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकल एनालाइज द रिलेवेंस ऑफ कास्ट एंड क्लास इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये चीज़ आप लिख सकते हो और डायरेक्टली हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भेज सकते हो। साथ ही साथ हमसे ज्वाइन करने के लिए ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हो, और बहुत जानकारी के लिए इंक्वायरी फॉर्म से फिलअप कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।